सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं। बिल्कुल आप गुलगुले खा के तैयार हैं। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में, नेवरी परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की ही तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। साथियों, अपना चल रहा है हमारा राजस्थान, और हमारे राजस्थान में अपन लोग कक्षा जो 7 है, इस 7 को पढ़ रहे हैं। पहले अपन ने कक्षा 6 को कंप्लीट किया, और कक्षा 7 का जो पहला लेसन है, इसका भाग 1 है, यानी वनों की चर्चा अपन लोग कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे वन्य जीव एवं संरक्षण इनकी। देखिएगा, वन्य जीव और संरक्षण शुरू करें उससे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, एक सामान्य सा। फटाफट कमेंट करके बताइए, देखिए आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अपने राजस्थान के अंदर जो वनस्पति है वो कितने प्रतिशत है? फटाफट से बताइए, फटाफट से, यानी आपका आंसर बिल्कुल स्पीड से निकलना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। हाँ, फटाफट बताएं। 9 पॉइंट कितना? फटाफट बताइए। देखिए 9 पॉइंट में 59 है या 57 है? कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आपको कल बता दिया था। इसमें अपन ने पढ़ा था कल वनों के प्रकार कौन कौन से हैं। आरक्षित है, संरक्षित है, अवर्गीकृत है। सबसे ज्यादा कौन से हैं? सुरक्षित है। उसके बाद बात आई सबसे कम कौन से अवर्गीकृत हैं। यहां अपन ने अलग अलग वनों की बात की, कौन कौन से वन है। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वन्य जीवों के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज अपनी जो क्लास है वो वन्य जीवों के ऊपर केंद्रित रहेगी। तो देखिएगा, पहले नंबर पे यहां पे कहा जा रहा है क्या? राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है। यानी मैं यहां यूं कह सकता हूं, भारत में एक अधिनियम बना था। उस अधिनियम का नाम क्या था? याद रखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या बना था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। पहला प्रश्न में यहीं से बना देता हूं। यानी अधिनियम का जो नाम रहा वो क्या रहा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। सीधा सीधा प्रश्न यूं बनेगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम गुरुजी कब बना? तो साथियों गौर करना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में बनता है। कब बनता है? 1972 में बनता है। और 1972 में जब ये बनता है, उस समय अपने भारत के अंदर ये 9 सितंबर 1972 को लागू हो जाता है। और 1 वर्ष का समय दिया जाता है राज्य सरकारों को, क्योंकि अपना काम ही क्या है? लास्ट में काम करना। तो अपन लास्ट में करते हैं। यानी अपने राजस्थान में सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो आप कहेंगे 1 सितंबर 1973। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है? 1 सितंबर 1973 को। और ये मैंने आपको कल बात बताई थी कि 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, सबसे विवादित संविधान संशोधन कहा जाता है, उसके तहत वन और वन्य जीव दोनों को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। अब ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, इसके तहत 3 कैटेगरियां बनाएगी। मोटा मोटी रूप में 3 कहते हैं अपन। 1 नंबर पे राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे नंबर पे अपन बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य, या अपन कहें अभ्यारण्य। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये आपका कहा गया, अपन यूं बात करें, आखेट निषिद्ध क्षेत्र। गुरुजी तीनों में फर्क क्या है? देखिएगा, सीधा सीधा फर्क मैं आपको बता देता हूं क्या है। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, इनके लिए पहले राज्य सरकार को क्या करना पड़ता है? यानी राष्ट्रीय उद्यान की बात हो चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य हो, इसके लिए राज्य सरकार बोले तो विधानसभा द्वारा विधेयक अनुमोदित किया जाता है, और उसके बाद उसको पास करने का काम कौन करती है? संसद करती है। पहला मेजर डिफरेंस ये दोनों के लिए। जबकि आखेट निषिद्ध क्षेत्र का मतलब है सरकार अपने स्तर पर काम कर सकती है। क्या समझे? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में यहां काम पारित संसद करेगी, लेकिन पहले यहां राज्य सरकार द्वारा इसको अनुमोदित करके भेजना पड़ेगा। जबकि आखेट निषिद्ध क्षेत्र राज्य सरकार अपने लेवल पे जारी कर सकती है। दूसरा फर्क, राष्ट्रीय उद्यान में वनों की कटाई, वन उपज को हटाना, पशुओं की चराई, ये बिल्कुल बंद है भाई साहब। यहां ना आप वन काट सकते, ना आप पशु चरा सकते, ना आप किसी प्रकार के वन की उपज को हटा सकते। जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में पशुओं की चराई और वन उपज की कटाई थोड़ा सा संभव है। और आखेट निषिद्ध, निषिद्ध का मतलब क्या? रुकना। यहां किसी भी वन्य जीव का शिकार नहीं किया जाएगा। आखेट का मतलब शिकार, निषिद्ध का मतलब बिल्कुल प्रवेश निषिद्ध है, यहां कोई भी काम नहीं किया जाएगा। यानी मना करने की ओर संकेत कर रहा है, किसी भी प्रकार के शिकार पर प्रतिबंध। ये काम कौन करेगा? ये काम करता है राज्य सरकार अपने लेवल पे, ये काम करेगी केंद्र सरकार। गुरुजी पहला अंतर समझ में आ गया।
अब दूसरा अंतर समझिएगा, अगर मैं यहां आंकड़े की बात कर लूं और आपसे पूछ लूं कुछ चेंजमेंट हुए, क्योंकि मैंने पहले भी वन्य जीव अभ्यारण्य का एक वीडियो डाल रखा है डिटेल में, ये तो अपन कक्षा 7 को पढ़ रहे हैं, वहां जो आपका कंजर्वेशन रिजर्व था वो आपको 10 बताए हुए हैं। अब कंजर्वेशन रिजर्व आप कर लेंगे, कितने हो गए? 14 हो गए। कितने हो गए? 14। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब देखिएगा जो राष्ट्रीय उद्यान अपने पास आ रहे हैं, इन राष्ट्रीय उद्यान में नंबर 1 पे आपको दिख रहा है, यहां पे लिखा हुआ है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, 2 नंबर पे यहां पे लिखा हुआ है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और 3 नंबर पे लिखा हुआ है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित होते हैं साथियों, गौर करेंगे। राजस्थान में पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कब घोषित होता है? तो कई बार डेट पूछ ली जाती है, तो आप याद रखेंगे 1 नवंबर 1980, और सीधा सीधा अगर आप 80 याद रखें तो भी बहुत अच्छी बात है। केवलादेव जिसे अपन घना पक्षी विहार कहते हैं, यह भी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कब होता है? तो याद रखेंगे ये होता है 27 अगस्त 1981, यानी अगले ही साल। उसके बाद मुकुंदरा हिल्स की बात आती है, ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है, ये दिया जाता है 9 जनवरी 2012। यानी मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो याद रखेंगे 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात गुरुजी और क्या कर सकते हैं अपन? तो साथियों गौर करेंगे दूसरी बात क्या होगी। दूसरी बात आपको इतना याद रखने की राष्ट्रीय उद्यान है ये, तो ये इन तारीखों को घोषित कर दिए, लेकिन इससे पहले ये अभ्यारण्य रहे होंगे। बिल्कुल भाई साहब, ये अभ्यारण्य थे। जो बात करें अपन रणथंभौर, जो राजस्थान का पहला नेशनल पार्क है, प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका उत्तर आएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगली बात क्या है? अगली ये है कि इसे बात करें 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, जबकि केवलादेव को 1956 में अभ्यारण्य का दर्जा। ये 55-56 आ गए, यहां पे 80-81 आ गए, आगे पीछे ही दोनों। जबकि मुकुंदरा हिल्स की बात करते हैं साथियों, मुकुंदरा हिल्स की अगर बात करें अपन, तो यहां पे 2004 में, यानी राजस्थान सरकार ने 2004 में जो दर्रा है और साथ में चंबल घड़ियाल बोले तो जवाहर सागर, इनको मिला के एक राजीव गांधी नेशनल पार्क बनाने की घोषणा की। लेकिन उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई, वहां इसका नाम बदल के किया गया दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और जिसे 2009 में इसका नामकरण हो जाता है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और अंततः याद रखेंगे साथियों 2012 के अंदर 9 जनवरी 2012 को यहां अनुमति दे दी जाती है मंत्रिमंडल के द्वारा, और यह आपका राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है। क्या बन जाता है? राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है। यानी यहां 2004 से ही प्रयास चल रहे थे, 4 के बाद में 9 और अंततः 12 के अंदर यह बन ही गया। तीसरी बात गुरुजी क्या आ सकती है? इनके क्षेत्रफल या एरिया से आ सकती है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मैं बात करूं रणथंभौर वाला जो है ये लगभग 285 पॉइंट में कुछ है वर्ग किलोमीटर। बात करें केवलादेव की, तो केवलादेव कितना है? ये लगभग 29 या 28 पॉइंट में है, 29 वर्ग किलोमीटर पे। जबकि बात करें मुकुंदरा हिल्स है, ये कितने पे है? 199 पॉइंट में 55 वर्ग किलोमीटर। तो आपसे यहां प्रश्न आ सकता है कि तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो याद रखेंगे अपने राष्ट्रीय जो उद्यान है इनमें बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर है। कितना है? तो याद रखेंगे 282 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 282। उससे छोटा मुकुंदरा, और तीनों में छोटा कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये तो थी इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन। क्या थी इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारियां। अब एक एक को अपन थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट से शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर नहीं करोगे धर्म नहीं होगा। ठीक है, क्या काम करना है भाई साहब? आपको एक बटन दबाना है, शेयर कर देना बस। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मुझे फायदा होगा ना, मुझे तो फायदा इतना ही होगा कि आप सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। कर भला हो भला और अंत भले का भला। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे खुद के बारे में, लोगों के बारे में, उतना ज्यादा आप हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहेंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। चलें आगे चलते हैं। अब देखिएगा मित्रों, एक एक को अपन लोग डिटेल में देख लेते हैं।
नंबर 1 पे अपन बात करते हैं किसकी? नंबर 1 पे अपन बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। गुरुजी केवलादेव से क्या क्या बातें हैं? पहली बात ये है कहां पे? ये भरतपुर में। इसका दूसरा नाम क्या आता है? घना पक्षी विहार। भरतपुर जिले में यहां क्या क्या चीजें हैं? साइबेरियन क्रेन है, बगुले हैं, बैया है, कोयल है, बटेर है, पक्षी है ना, पक्षी है ना, अरे बोलो है कि नहीं है ना। इसीलिए केवलादेव को साथियों कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि केवलादेव को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में जितने भी पक्षी हैं उनका 75% पक्षी हैं ये केवलादेव के अंदर ही पाए जाते हैं। गुरुजी ये केवलादेव कौन से नेशनल हाईवे पे है? तो साथियों गौर करना, ये NH11 पर है। कहां पे है? NH11 पर है। फिर प्रश्न बनेगा ये भरतपुर के अंदर है क्या? बिल्कुल भरतपुर के अंदर, जो आपका दक्षिण पूर्वी साइड है उसके अंदर ये है। फिर प्रश्न बनेगा एक सुनहरा त्रिकोण आता है, ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल बोले तो इधर से दिल्ली, इधर से आगरा और इधर से जयपुर। इस गोल्डन ट्राइंगल यानी मैं यहां लिख देता हूं सुनहरा त्रिकोण पर कौन सा स्थित है? तो साथियों गौर करेंगे सुनहरा त्रिकोण पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है। लगभग 29 किलोमीटर में फैला हुआ है और पर्यटकों के लिए शानदार सा नजारा पेश करता है। यहां बात करें कि कौन सा मंदिर है, यहां पे एक मंदिर है, शिव मंदिर है। इसी के आधार पे केवलादेव नाम था। कैलाश का मंदिर अपन कहें, शिव का प्राचीन मंदिर। किसका प्राचीन मंदिर है यहां पे? यहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। फिर प्रश्न बनेगा यह अभ्यारण्य अभी मैंने बताया 1956 में घोषित हुआ। इसे बर्ड सेंचुरी को, इसी अभ्यारण्य को नेशनल पार्क कब घोषित किया जाता है? 1981 को घोषित किया जाता है। अब एक शानदार जानदार गुलगुले टाइप का प्रश्न है कि इस केवलादेव को किसको? ध्यान से सुनना, इस केवलादेव को 1981 में, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1981 में वेटलैंड कन्वेंशन, वेटलैंड जो कन्वेंशन है उसमें शामिल कर लिया जाता है, उसमें शामिल कर लिया जाता है। याद रखेंगे प्रश्न बनेगा कि केवलादेव को वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल कब किया गया? 1981 का जो वेटलैंड कन्वेंशन था उसके तहत इसको शामिल कर लिया जाता है। अगली बात बनेगी वेटलैंड कन्वेंशन था क्या? ये मैंने आपको बताया 1981 के अंदर एक रामसर नाम का शहर था ईरान के अंदर, वहां पे एक समझौता वगैरह हुआ था, उसी आधार पर इसको वेटलैंड घोषित किया गया था। अब प्रश्न बनेगा गुरुजी 1981 का तो समझौता था, चलो ठीक है, इसे घोषित कब किया गया था? ये वेटलैंड में शामिल किया जाता है मित्रों। याद रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज सा तो हो रहा हूं मैं, ये शायद तक 1983 के अंदर इसे वेटलैंड में शामिल किया जाता है। कब शामिल किया जाता है? 1983 के अंदर वेटलैंड में शामिल किया जाता है। प्रश्न बनेगा कि हाँ कंफर्म ही मान लो 1983 में इसे वेटलैंड में शामिल किया जाता है या अपन कहें वेटलैंड घोषित किया जाता है। फिर प्रश्न बनेगा कि राजस्थान की कौन सी वेटलैंड को, यह शानदार सा प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी वेटलैंड को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? पूरे भारत में केवल 2 जलीय तंत्र ऐसे हैं, 2 नमभूमियां ऐसी हैं जिसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और दूसरा लोकटक झील कहां पे है? मणिपुर में। लोकटक झील कहां पे? मणिपुर में, जहां पे तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वहां पे द्वीप तैरते हैं जिन्हें फुमडी कहते हैं, वहां हिरन है जिसे संघाई कहते हैं, है कहां पे? तो याद रखेंगे लोकटक मणिपुर के अंदर। लोकटक कहां पे? मणिपुर। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल एकमात्र केवलादेव राजस्थान का और दूसरा लोकटक मणिपुर का, 2 ही है। कितने हैं भाई साहब? 2 ही हैं। फिर कह रहा हूं कितने हैं? 2 ही हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा राजस्थान में साइबेरियन क्रेन का ब्रीडिंग सेंटर कहां पे? तो भाई साहब साइबेरियन क्रेन के लिए जाना ही कौन जाता है? केवलादेव। तो ब्रीडिंग सेंटर भी कहां होगा? यही होगा। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इससे और संबंधित बातें करते हैं। अब बात आती है कि गुरुजी केवलादेव से और क्या क्या प्रश्न बनेंगे। साथियों गौर करना, 1985 में, कब की बात कर रहे हैं अपन? 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी प्रश्न बनेगा विश्व प्रकृति निधि, विश्व प्रकृति निधि, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर इसे घोषित कर दिया जाता है और विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य का एकमात्र वन्य जीव संरक्षण जो स्थल है वो यही है। यहां पे विशेष रूप से काम करने वाला,
प्रश्न बनेगा यहां पे काम करने वाला एक व्यक्ति जिनका नाम आता है सलीम अली। सलीम अली की कर्मस्थली किसे कहा जाता है? केवलादेव को कहा जाता है। और भारत में बर्ड मैन के नाम से, पक्षी वाला बाबा किसे कहते हैं? सलीम अली को कहते हैं। पक्षी विशेषज्ञ रहे हैं और इन्हें कहा जाता है बर्ड मैन। क्या कहा जाता है? बर्ड मैन इन्हें कहा जाता है। कई सी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। अब ये जो हेरिटेज दर्जा था ये तो मिल गया इसको 1985 में। एक बार नौबत ये आ गई थी, पानी की किल्लत थी, पक्षियों को पानी मिल नहीं रहा था, इसलिए इसके हेरिटेज के दर्जा छीनने तक की नौबत आ गई थी। तब जहां एक व्यक्ति का नाम और लिखूंगा मैं, सलीम अली हाईलाइट है, सब जानते हैं, लेकिन एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जिनका नाम था सुनयन शर्मा। उनकी देखरेख में वापस से फिर इसका एक तरीके से जीर्णोद्धार मान लीजिए ये हो जाता है। ये थी साथियों किसके बारे में बातें? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बातें। अब केवलादेव के बाद में अपन आगे चलते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव के बाद में आगे बातें करेंगे किसके? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है कहां पे? तो साथियों गौर करेंगे रणथंभौर, एक मिनट, प्रश्न बनेगा सीधा सीधा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है कहां? तो आप कहेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। कहां पे भाई साहब? सवाई माधोपुर में है। राजस्थान का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसे अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? 1955 में। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया जाता है? 1 नवंबर 1980 को। इसे कहा जाता है लैंड ऑफ टाइगर, यानी मैं यहां कह सकता हूं भारतीय बाघों का घर। प्रश्न आ जाए साथियों कि भारतीय बाघों का घर किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे भारतीय बाघों का जो घर है यह कहा जाता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। है कहां पे? सवाई माधोपुर में। आपको बताया ये कितने क्षेत्रफल में भी बताया, सबसे बड़ा यही है। बाकी अगर चारों तरफ मिला लिया जाता है, कई से अभ्यारण्यों का इसमें कबीला ही मान लीजिए, तो 1000 से भी ज्यादा चला जाता है, लेकिन मुख्यतः इसका ही। प्रश्न फिर बनेगा ये कौन सी 2 पर्वत श्रेणियों के संगम पे? तो साथियों गौर करेंगे ये अरावली एवं विंध्याचल के संगम पे, अरावली एवं विंध्याचल के संगम पे फटाफट आप शेयर कर दीजिएगा। मैं बीच में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि आपको कहूं शेयर कर दो, उसमें टाइम निकल जाएगा फिर। तो मैं यहां क्लास के अंदर हर एक मिनट को उपयोगी बनाना चाहता हूं कि अपनी क्लास है वो बिल्कुल बिना किसी डिस्टर्बेंस के चलती रहे, बीच में किसी भी प्रकार का आपके लिए कोई व्यवधान पैदा नहीं हो। तो अरावली और विंध्याचल के संगम पे कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। फिर प्रश्न बनेगा साथियों ये अपने आप के अंदर एक टाइगर प्रोजेक्ट भी है। यहां टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ परियोजना ये कब चलाई जाती है? 1973-74 में चलाई जाती है। कब चलाई जाती है? 1973-74 के अंदर यहां पे बाघ परियोजना चलाई जाती है। यहीं पे याद रखेंगे पद्म तालाब, राजबाग तालाब, मलिक तालाब है। कौन कौन से? पद्म तालाब, राजबाग तालाब, मलिक तालाब है। यहां रणथंभौर दुर्ग है, यहां पे आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, यहां पे जोगी महल है। यहां पे क्या है? जोगी महल है। अब प्रश्न बनेगा गुरुजी यहां की एक बाघिन बड़ी प्रसिद्ध रही थी। हाँ बिल्कुल प्रसिद्ध रही थी। उस बाघिन का नाम क्या था? उस बाघिन का नाम था मछली। क्या नाम था उस बाघिन का? मछली बाघिन, जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, जिसे लेडी ऑफ द लेक्स कहा जाता था, जिसे टाइग्रेस क्वीन ऑफ रणथंभौर कहा जाता था, जिसे क्वीन मदर ऑफ टाइगर्स कहा जाता था। और 1996 से लेके 2016 तक यानी लगभग 20 वर्षों तक रणथंभौर पर राज करने वाली, जी हाँ बिल्कुल राज करने वाली जो मछली थी वो थी आपका कौन सी बाघिन थी? वो थी मछली। मूवी भी बनी इसके ऊपर, नल्ला मत्थु ने मूवी बनाई थी इसके ऊपर, ठीक है। इसको वर्ल्ड मोस्ट फेमस टाइगर भी कहा जाता है, ठीक है। टाइगर क्वीन, टाइगर डायनेस्टी, टाइगर रिवेंज, ये मूवी बनी है। टाइगर कॉरिडोर भी बन रहा है एमपी के गुना अभ्यारण्य में। क्या बन रहा है? टाइगर कॉरिडोर बन रहा है। फिर प्रश्न बनेगा गुरुजी यहाँ क्या विशेष है? यहाँ पे पर्यटक स्थलों की बात करें तो रणथंभौर का यहाँ किला आ जाता है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आ जाता है, जोगी महल आ जाता है, कुत्ते की छतरी आ जाती है, कुक्कर घाटी आ जाती है, बहुत आते ही रहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अपन ने बात की किसकी? रणथंभौर में जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उनकी। अब देखिएगा साथियों आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं किसकी? आगे अपन बात करेंगे मुकुंद्रा हिल्स की। मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान
प्रश्न बनेगा कि कोटा या हाड़ौती बोल दें, हाड़ौती के प्रकृति प्रेमी शासक मुकुंद सिंह के नाम पर, किसके नाम पर? मुकुंद सिंह के नाम पर इसका जो नामकरण है यह किया जाता है मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न बनेगा विशेष क्या है इसमें? आपको विशेष एक ही बात याद रखनी है साथियों इसमें कि 2003-4 के अंदर इसमें नाम देने की कोशिश की गई, राजीव गांधी नेशनल पार्क है। उसके बाद में फिर आपका इसका नाम वसुंधरा सरकार आई, उसने आपका मुकुंद्रा हिल्स नामकरण दिया। 2009 में इस मुकुंद्रा हिल्स नामकरण को मंजूरी मिल जाती है और 2012 के अंदर इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया जाता है। यहां क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है तो याद रखिएगा साथियों, यहां एक तोता है जिसे कहते हैं हीरामन तोता, गागरोनी तोता, टुहिया तोता, मानव बोली की हूबहू नकल करने वाला तोता, हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है अलेक्जेंड्रिया पेराकीट। ये लिख देता हूं मैं, अलेक्जेंड्रिया पेराकीट इसे कहा जाता है, यानी अलेक्जेंड्रिया पेराकीट ये किसे कहा जाता है तो याद रखेंगे अलेक्जेंड्रिया पेराकीट ये हीरामन तोता को ही कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं? गागरोन में तो गागरोनी तोता, टुहिया तोता, मानव बोली की हूबहू नकल करने वाला तोता, हिंदुओं का आकाश लोचन अलेक्जेंड्रिया पेराकीट इसे कहा जाता है। अब दूसरी बात, दूसरी और महत्वपूर्ण बात है यहां पे क्या है सुन लीजिएगा कि मुकुंद्रा जो हिल्स है, मुकुंद्रा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहां आदि मानव के शैलाश्रय हैं। कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जहां आदि मानव के शैलाश्रय हैं? शैलाश्रय बोले तो गुफाएं, और साथ में चित्रांकित शैल चित्र, यानी यहां पे चित्रांकित शैल चित्र भी पाए जाते। इसी क्षेत्र में अबली मीणी का महल है। कौन सी मीणी का? अबली मीणी का। कौन थी अबली मीणी? अबली मीणी मुकुंद सिंह जी की पासवान थी। और इसी महल को कहते हैं साथियों राजस्थान का दूसरा ताजमहल। यहाँ गुप्त कालीन मंदिर हैं, गागरोन का किला है, भीम चंवरी है, बारडोली का शिव मंदिर है, यहाँ पे रावण महल है, ठीक है, ये भी यहाँ पे छोटी छोटी चीजें और हैं। अब फिर प्रश्न बना और क्या विशेष है गुरुजी? सुनिए, और यहाँ पे एक नाम आता है जो याद रखना आपको, जिसका नाम है औंधिया। क्या नाम है? औंधिया। प्रश्न आ जाएगा कि औंधिया क्या है, बताओ औंधिया क्या है? औंधिया अपने आप के अंदर एक रियासतकालीन अवलोकन स्तंभ है। आप यूं मान लीजिए, ये खिड़की मान लीजिए, इस प्रकार की वन्य जीवों को निहारने के लिए बनाई गई खिड़कियां हैं, और इन खिड़कियों को ही क्या कहते हैं? औंधिया कहते हैं। आप यूं मान लीजिए सीधी और सरल भाषा में, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? औंधिया कहते हैं। अब बात करें अपन कि राजस्थान में अपन ने देख लिया, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अब मैं राष्ट्रीय उद्यान शब्द को यहां से काट देता हूं और यहां लिख देता हूं बाघ परियोजना। राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? मुझे कमेंट करके बताएं फटाफट से। राजस्थान में बाघ परियोजनाएं कितनी हैं? तो साथियों याद रखेंगे राजस्थान में बाघ परियोजनाएं भी कितनी हैं? राजस्थान में बाघ परियोजनाएं भी 3 ही हैं। कितनी है राजस्थान में बाघ परियोजनाएं? 3 हैं। 3 हैं कौन सी? केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंद्रा हिल्स। तो साथियों यहां में केवलादेव है, इसका नाम काट दूंगा। 1 नंबर पे याद रखेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ परियोजना में है। नंबर 2 पे मैं यहां लिख देता हूं सरिस्का। सरिस्का है कहां पे? सरिस्का अलवर में है। सरिस्का कहां पे है? अलवर में। और 3 नंबर पे आपका मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, ये क्या है? बाघ परियोजना में शामिल है। तो बाघ परियोजनाएं कितनी है? तो याद रखेंगे बाघ परियोजनाएं 3 है। नंबर 1 पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ परियोजना, नंबर 2 पे सरिस्का बाघ परियोजना, और नंबर 3 पे अपन बात करें मुकुंद्रा हिल्स बाघ परियोजना है। प्रश्न यूं बनेगा, बाघ परियोजनाओं में सरिस्का है, ये बाघ परियोजना है, चलो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया था? 1978 में। जबकि ये कब शामिल किया गया था? 1973-74 में बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया। और मुकुंद्रा हिल्स सबसे लास्ट में, जैसे ही इसे आपका बोले तो नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है, उसके बाद में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया जाता है। याद रखेंगे इतनी बातें। अब देखिएगा, रणथंभौर की अपन ने बात कर ली, उसके बाद बात करें अपन ने मुकुंद्रा की बात कर ली। अब सरिस्का की कुछ बातें कर लेते हैं। पहली बात तो सरिस्का से क्या प्रश्न बन रहा है? सरिस्का से पहला प्रश्न बन रहा है कि अलवर का जो सरिस्का है, यहां पे बाघ काफी समय से हैं,
इसे अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? तो याद रखेंगे 1955 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया जाता है। 1955 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया जाता है। 1978 में यहां पे बाघ परियोजना शामिल की जाती। बाघ परियोजना कब? 1978 में। फिर प्रश्न बनेगा कि यहां एक किस रिपोर्ट के आधार पे या कौन से शासक थे? तो याद रखेंगे मित्रों, अलवर नरेश थे, जिनका नाम था तेज सिंह। क्या नाम था? तेज सिंह नाम था। उन तेज सिंह ने एक फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की और उसी फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट, जिसे पीली किताब कहते हैं, इस पीली किताब को आधार बनाया गया और उसके बाद में सरिस्का को वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह घोषित किया जाता है। प्रश्न बनेगा कि टाइगर डेन, क्या? टाइगर डेन एवं लेक पैलेस, टाइगर डेन एवं लेक पैलेस, ये होटल कहां पे है? तो याद रखेंगे टाइगर डेन लेक पैलेस सरिस्का में है। यहीं पे याद रखना आपको, कांकनवाड़ी का पठार है। कौन सा? कांकनवाड़ी का पठार है, कांकनवाड़ी का किला है। कहां पे? यहीं पे। यहां हरे हरे कबूतर भी पाए जाते हैं। कैसे कबूतर पाए जाते हैं? हरे कबूतर पाए जाते हैं। और अपना जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है वो सबसे ज्यादा यहीं पे पाया जाता है, सबसे ज्यादा यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, हरे कबूतर राजस्थान में 3 जगह पाए जाते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं हरे कबूतरों की, बात चल रही है तो सारी बातें क्लियर करते हुए चलेंगे। राजस्थान में कितनी जगह पाए जाते हैं? एक तो राजस्थान में सरिस्का में पाए जाते हैं, दूसरे कहां पे पाए जाते हैं बताओ? देखें, एक आता है थांवला गांव, है कहां पे? थांवला गांव नागौर में। और तीसरी बताइए तो तिलोरा नाम का गांव है। तिलोरा कहां पे भाई साहब? अजमेर में। इन तीनों जगह आपका हरे हरे कबूतर पाए जाते हैं। फिर प्रश्न बनेगा कि गुरुजी इसमें और क्या है? तो भाई साहब याद रखेंगे, सरिस्का की बात कर रहे हैं अपन। सरिस्का है कहां पे? अलवर में। यहां पे ताल वृक्ष मंदिर है। क्या यहां पे? यहां पे ताल वृक्ष मंदिर है। यहां पे भर्तृहरि का मंदिर है, भर्तृहरि का मंदिर है। यहां पे पांडुपोल का मंदिर है। यहां पे नीलकंठ महादेव मंदिर है। यहीं पे गडरा जोड़ का मंदिर है। यहीं पे क्या है? गडरा जोड़ का मंदिर है। अलवर में ही नारायणी माता का मंदिर है। नाइयों में मीणों में विवाद की स्थिति रहती है। यहां पे ही शयन मुद्रा में हनुमान जी का मंदिर है। यहीं पे आपका पाराशर ऋषि का आश्रम है। यहीं पे कांकणवाड़ी का किला है, जिसमें औरंगजेब ने अपने पुत्र दारा सिकोह को कैद किया था। अब सरिस्का से मिलता जुलता नाम, सरिस्का से मिलता जुलता नाम सरिस्का ए, सरिस्का ए। फिर कह रहा हूं मैं, सरिस्का से मिलता जुलता नाम सरिस्का ए। प्रश्न क्या बनेगा सरिस्का ए से? प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान का सबसे छोटा, ये 2012 में इसकी घोषणा हुई थी, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मित्रों याद रखेंगे, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है वो सरिस्का ए है। सरिस्का नहीं है, सरिस्का ए है। इसी का बच्चा मान लो आप, है ना। 2012 में से घोषित किया गया। और राजस्थान का सबसे छोटा, बड़ा कौन सा है? बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर दोनों में। नाम का राष्ट्रीय उद्यान है नहीं, प्रक्रियाधीन है, घोषणा में है। चलें आगे। अब बात करते हैं अपन वन्य जीव अभ्यारण्यों की। वन्य जीव अभ्यारण्य, अभयारण्य भय मुक्त क्षेत्र जहां वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। अब ये बात कर रहे हैं एक एक की। यहां पे सबसे पहले बात की जा रही है राष्ट्रीय मरु उद्यान एवं मरु वन्य जीव अभ्यारण्य। है कहां पे? जैसलमेर बाड़मेर। गुरुजी दोनों में है क्या? बिल्कुल भाई साहब, दोनों में है। 1962 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में है और 1200 वर्ग किलोमीटर कहां पे है? बाड़मेर में। अब टोटल कितना है? तो टोटल क्षेत्र याद रख लीजिएगा, ये है 3162 वर्ग किलोमीटर। कितने वर्ग किलोमीटर पे है? 3162 वर्ग किलोमीटर पे है। इससे क्या विशेष प्रश्न बन रहा है? ये सबसे बड़ा है। पहला प्रश्न बनेगा कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अपने राजस्थान में कौन सा है? तो मित्रों याद रखेंगे, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये। इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया जाता है? 1981 में। कब दिया जाता है? 1981 के अंदर। और 1981 में ही, 1981 में तो 8 मई की बात थी, उसके ठीक कुछ दिनों बाद में 21 मई 1981 को जो आपका गोडावण है
संख्या में ये 60-70 बचे हैं पूरे विश्व के अंदर, विशिष्ट प्रजाति ये है। प्रश्न बनेगा आपका कि गोडावण जो है ये कहां पाए जाते हैं, ये यहीं पे पाए जाते हैं, इसीलिए गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया। और गोडावण जो राज्य पक्षी घोषित होता है कब होता है? 1981 में। अब अगला विशेष प्रश्न क्या बनेगा? गोडावण की प्रजनन स्थली। प्रश्न है गोडावण की प्रजनन स्थली किसे कहा जाता है? तो मित्रों याद रखिएगा, गोडावण की प्रजनन स्थली इसी राष्ट्रीय मरुउद्यान को कहा जाता है। गुरुजी गोडावण से और जानकारियां चाहिए हमें, बिल्कुल मैं देता हूं। गोडावण राज्य पक्षी जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। इसके अलावा गोडावण को क्या क्या कहते हैं? गोडावण की जानकारी है, गोडावण को माल मोरडी भी कहते हैं। फटाफट शेयर कर दीजिए, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। हाँ, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल तोड़ना है, बिल्कुल तोड़ना है। किसको? एग्जाम को क्रैक करना है। एग्जाम को जब तक नहीं तोड़ देते तब तक रुकना नहीं है। और आपका जो सारथी है वो आपके साथ है। घोड़ा वो कभी प्रथम नहीं आता, घोड़ा वो कभी प्रथम नहीं आता जिसके अंदर ताकत होती है। ताकत को आवाज देनी पड़ती है, ताकत को और ज्यादा मजबूत करना पड़ता है, ताकत को प्रेरणा देनी पड़ती है। तो घोड़ा वो प्रथम आता है जिसका घुड़सवार अच्छा होता है। तो आप सारे घोड़े हैं और घोड़ों के लिए घुड़सवार के रूप में यहां मैं तैयार हूं। लेकिन एक ही शर्त है कि आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा सफल होने के चांस बढ़ते जाएंगे। इसी पक्षी को कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसे ही कहते हैं सोहन चिड़िया, इसे ही कहते हैं गुधन मेर, इसे ही कहते हैं सारंग, इसे ही कहते हैं हुक्ना, इसे ही कहते हैं तुकदर, इसे ही कहते हैं बड़ा तिलोर, इसे ही कहते हैं शर्मिला पक्षी। और इसी का नाम मित्रों आता है क्रायोनाइग्रिसेप्स। प्रश्न आ जाएगा क्रायोनाइग्रिसेप्स किसका नाम है? तो याद रखें गोडावण का। गोडावण का ये नाम है और गोडावण के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था। गोडावण के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया, गोडावण के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाता 1980 के अंदर, ये याद रखने। अब प्रश्न बनेगा कि गोडावण ये राजस्थान में कितनी जगह पाया जाता है? गोडावण राजस्थान में विशेषतः 3 जगह पाया जाता है। कहां कहां? एक तो पाया जाता है सोरसेन बारा में, एक पाया जाता है सोकलिया अजमेर में, और मित्रों एक पाया जाता है आपका मरुउद्यान जैसलमेर बाड़मेर। एकमात्र राष्ट्रीय मरुउद्यान जो आपका जैसलमेर बाड़मेर में है। यहां पे राज्य के सारे हैं। राज्य पशु कौन है? राज्य पशु बताओ। ऊंट है, ये यहाँ पे है। चिंकारा है यहाँ पे, पहले चिंकारा था, ऊंट को भी कर दिया है पालतू पशुओं में। उसके बाद प्रश्न बनेगा राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण यहाँ पे मिल जाएगा। राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी यहाँ पे मिल जाएगा। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा यहाँ पे मिल जाएगा। एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य जहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं वो कौन सा है? राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। अगली बात साथियों ये है कि ये जो राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, यहां ओंकलवुड फॉसिल्स पार्क है। बोलने का मतलब 180 मिलियन वर्ष पहले की घटना, ऐसे अपन 18 करोड़ वर्ष भी कह सकते हैं। वहां के पुराने ओंकल नाम का गांव है। लकड़ियों के वहां पे क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। लकड़ियों का मतलब आप यूं समझिएगा, लकड़ी नहीं है, लकड़ियों का मतलब ये है वहां पे पुराने समय के अवशेष हैं। अब ताजा लकड़ियां नहीं है, पुराने समय के अवशेष हैं। ओंकल नाम का गांव है, ओंकलवुड फॉसिल्स पार्क कहते हैं। और या फिर अपन कह सकते हैं कास्ट पार्क राजस्थान में कहां पे है? भूमि के गर्भ में दबे पड़े हैं। जीवाश्म उद्यान कहा जा सकता है, फॉसिल्स पार्क कहा जा सकता है। ये थी बातें किसकी मित्रों? ये थी बातें आपका किसकी? राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ इसकी। अब आगे चलें, आगे दूसरे नंबर पे आता है केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रश्न बनेगा केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां? सवाई माधोपुर करौली, ये दोनों के अंदर फैला हुआ है। केला देवी से क्या क्या विशेष बात बनती है? वैसे कोई ज्यादा विशेष बात है नहीं, यहां इनमें ज्यादा विशेष बात नहीं आएगी। अपन छोटी छोटी चर्चा करते हुए इनकी चलेंगे। यहां इतना है भगेरा है, भेड़िया है, चित्तल है, खरगोश पाया जाता है। 1983 के अंदर इसे आपका वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में आता कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये राजसमंद में है, पाली में है, उदयपुर में। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो याद रखेंगे कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से 3 जिलों में? फटाफट से कमेंट करके बताएं। दिख ही रहा है तो कमेंट क्या करना है? कुंभलगढ़ उदयपुर में है, पाली में, राजसमंद में।
ये किसके लिए जाना जाता है? तो यहां लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं, ये भेड़ियों के प्रजनन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? भेड़ियों के प्रजनन के लिए। और रणकपुर वाला जो जैन मंदिर है ये भी इसी क्षेत्र में आता है। कुंभलगढ़ है, ये 1971 में घोषित हुआ था। बाकी इनकी ये सन है, ये इनकी याद भी नहीं होंगी इतनी, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, मुख्य मुख्य की सन याद कर लो। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहां पे भाई साहब? तो याद रखेंगे, फुलवारी की जो नाल है ये उदयपुर में है। सीधा सीधा इतना ही याद रखना है। फुलवारी की नाल वाला ये कोई विशेष नहीं है। यहां से मानसी वाकल नदियां निकलती हैं, इतना याद रखना है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में, इसकी बातें आपको बताई दी सारी। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे? राजसमंद, अजमेर, पाली। एकमात्र ऐसा है जो 3 संभागों में है, यानी ये अजमेर संभाग में भी है, उदयपुर संभाग में भी है और आपका जोधपुर संभाग में भी है, टोडगढ़ रावली। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहां कोई विशेष नहीं है, बघेरा, जरख, भेड़िया, नीलगाय सारा ही पाया जाए, तो कोई खास बात यहां पे है नहीं। उसके बाद प्रश्न बनेगा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। अब सीता माता सिंगल जिला आपसे पूछा जाए सीता माता का, तो मित्रों आप बताएंगे कौन सा है? सीता माता के लिए सिंगल जिला पूछा जाए तो आप प्रतापगढ़ बताएंगे। बाकी प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इनमें ये किसके लिए जाना जाता है? ये उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। इतनी बात। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। अगली बात, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है कहां पे? ये सिरोही के अंदर है। ये आपका 2008 में इसको घोषित किया गया। अब विशेष बात, यहां से एक ही बात याद रखनी है, ये किसके लिए जाना जाता है? जंगली मुर्गों के लिए। जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है। फिर प्रश्न बनेगा, जंगली मुर्गों के साथ साथ यहां पे और क्या है? और क्या है? यहां पे एक वनस्पति है जिसका नाम है आबूएंसिस। आबूएंसिस डिक्लीपटेरा, डिक्लीपटेरा, आबूएंसिस डिक्लीपटेरा, डिक्लीपटेरा, ऐसे डी फिर कै फिर डिक्लीपटेरा, जो भी याद रख लो रहे। आबूएंसिस डिक्लीपटेरा कहां पे है? आबूएंसिस डिक्लीपटेरा ये आपका माउंट आबू के अंदर है। फिर प्रश्न बनेगा, अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, देखिएगा कि माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य जो सिरोही के अंदर है, यहां क्या विशेष बात है? यहां इको सेंसेटिव जोन है, यानी इको सेंसेटिव जोन ये कहां पे है? ये माउंट आबू को घोषित किया गया कब? 2009 में। कब घोषित किया गया? 2009। फिर प्रश्न बनेगा अगला, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पे है? तो याद करेंगे मित्रों, रामगढ़ विषधारी बूंदी में। कहां पे है? बूंदी में। ये एकमात्र ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे सांप पाए जाते हैं, ये कतई इसका मतलब नहीं है। सांपों की शरण स्थली तो शेरगढ़ को कहते हैं, जो कहां पे? बारां। विषधारी नाम ही है, यहां बाघ पाए जाते हैं और एकमात्र ऐसा है, ऐसा अभ्यारण्य जहां पे कोई बाघ प्रोजेक्ट नहीं है, उसके बावजूद भी यहां बाघ पाए जाते हैं, बाघ विचरण करते हैं। रामगढ़ विषधारी बूंदी में। उसके बाद जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ कहां पे? जयपुर में। जमुआ रामगढ़ में भगेरा है, जरख है, सियार है, भेड़िया है, आदि आदि पाए जाते हैं। और यहां पे धोंक के वन भी पाए जाते हैं, जमुआ रामगढ़ जयपुर में। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये कहां है? राष्ट्रीय चंबल ये कोटा के अंदर भी है, ये आपका सवाई माधोपुर में भी है, ये आपका करौली में भी है, धौलपुर में भी है, बूंदी में भी कुछ पड़ जाता है। चंबल नदी के सहारे सहारे। क्या विशेष प्रश्न बनेगा? आप यूं देखिएगा, ये जो है ये जलीय अभ्यारण्य है। कौन सा? जलीय अभ्यारण्य है। और यहां पे घड़ियाल स्पेशल है। बाकी घड़ियाल के अलावा यहां पे कई सारे दुर्लभ पक्षी भी पाए जाते हैं। यहां पे आपका डॉल्फिन का रूप भी पाया जाता है, ठीक है, गंगाई डॉल्फिन जिसे अपन कहते हैं। उसके अलावा भी छोटे छोटे और हैं। तो ये याद रखेंगे, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल ये जलीय अभ्यारण्य की श्रेणी में आता है कहां पे? अपने एक जिला पूछा जाए कोटा, और बाकी ये सभी जिलों के अंदर फैला हुआ है जहां से चंबल नदी गुजर रही है। अब इस मैप को एक बार के लिए आप देख लीजिएगा, क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल की जा रही हैं। अब देखिएगा, इसमें ये यहां पे लिख रखा है ताल छापर, थोड़ा जूम कर दूं मैं, दिख जाएगा आपको। हाँ, अब देखिएगा यहां पे आ रहा है ताल छापर, सीधा सीधा। एक मिनट, ताल छापर से पहला प्रश्न बनेगा, ताल छापर है कहां पे? तो याद रखेंगे मित्रों, ताल छापर चूरू में। दूसरी बात, ये कितना बड़ा है? ज्यादा बड़ा नहीं है, 7-8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है काले हिरणों के लिए।
काले हिरणों के लिए कौन सा जाना जाता है? ताल छापर जाना जाता है। अपन कहें कि कुर्जा के लिए कौन सा जाना जाता है? ताल छापर जाना जाता है। कुर्जा यहां भी पाई जाती है, जोधपुर क्षेत्र में भी। महाभारत काल में इसे क्या कहते थे? महाभारत काल में इसे छापर कहते थे। यहां पे याद रखेंगे इसका प्राचीन जो नाम है ये द्रोणपुर है। क्या है? द्रोणपुर। द्रोणपुर क्यों? द्रोणाचार्य का निवास स्थान था। यहां पे हंस की प्रजाति पाई जाती है। हंस प्रजाति के पक्षियों में सबसे लाडला पक्षी कहा जाता है ग्रेलैंड गूज। ग्रेलैंड गूज। प्रश्न बनेगा ग्रेलैंड गूज, ग्रेलैंड गूज ये कहां पाया जाता है? तो आप करेंगे ताल छापर में। अच्छा प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न बनेगा यहां एक सिल्टी सवन भी पाया जाता है। सिल्टी सवन जिसे जूलॉजिकल भाषा में अंसर अंसर कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि अंसर अंसर कहां पाया जाता है? अंसर अंसर जिसे अपन कहें सिल्टी सवन, ये कहां पे? ताल छापर। बाकी ताल छापर की जो नॉर्मल जानकारियां हैं ये आप तक पहले ही पहुंच चुके हैं, तो ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है आपको। क्यों? तो ये इसकी बातें हैं। कुर्जा मैंने बताया अभी आपको यहां भी पाया जाता है। साथ साथ में फलोदी जो क्षेत्र है कहां पे? फलोदी आपका जोधपुर में, और वहां का खींचण नाम का गांव है, वहां भी कुर्जा पक्षी पाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा काले हिरण का अभ्यारण्य कहां पे? यहीं पे ताल छापर है। कहां पे? चूरू में। इतनी बात आपको याद रखनी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन किसकी? सरिस्का की। इसकी बातें अपन कर चुके हैं, अलवर के अंदर है। उसके बाद अपन बात करते हैं नाहरगढ़ की। नाहरगढ़ में याद रखेंगे ये आपका राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। यानी राजस्थान में जो बायोलॉजिकल पार्क है उनमें पहला यही है। देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर भी है नाहरगढ़ में, जो जयपुर के अंदर है। उसके बाद बात आती है केवलादेव। इसकी बातें अपन ने कर ली। बंद बरेठा कहां पे? मित्रों याद रखेंगे बंद बरेठा है ये आपका अलवर में है। केसरबाग, वन विहार, रामसागर, ये तीनों के तीनों कहां पे? धौलपुर में। कोई खास बात नहीं। केला देवी आपको बताया करौली सवाई माधोपुर दोनों में। सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये सवाई माधोपुर में है ही। उसके बाद में रामगढ़ विषधारी बूंदी में बताया। ज्वार सागर कहां पे? कोटा में। बस्सी कहां पे? चित्तौड़ में। कुंभलगढ़ कहां पे है? एक जिला पूछा जाए तो राजसमंद आ ही जाएगा, बाकी जानकारी दी। सज्जनगढ़ कहां पे है? उदयपुर में है। उसके बाद रावली टोडगढ़, यहां से विशेष मैंने बताया कि 3 संभागों में फैला हुआ। कितने संभागों में? 3 संभागों में फैला हुआ है। उसके बाद जैसे आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करें तो आ जाता है दर्रा आ गया आपका। उसके बाद में शेरगढ़, ये विशेष याद रखेंगे। शेरगढ़ किसके लिए जाना जाता है? सांपों की शरण स्थली 12 के अंदर है। भैंसरोडगढ़ कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। सीता माता एक जिला आपको प्रतापगढ़ बताया कि चित्तौड़ उदयपुर है। जयसमंद कहां पे है? जयसमंद याद रखेंगे ये आपका उदयपुर के अंदर है। जयसमंद उदयपुर में, जिसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। जयसमंद को क्या कहा जाता है मित्रों? जलचरों की बस्ती कहा जाता है। अब इसके बाद जैसे आगे बात करते हैं अपन, फुलवारी के नाल आपको बताई दिया, माउंट आबू आपको बताई दिया। ये कुछ एक वन्य जीव अभ्यारण्य थे और अदर जिनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए ही चाहिए। अब एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। सरिस्का कहां पे? अलवर में। सरिस्का ए कहां पे? अलवर में। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। दर्रा कहां पे? कोटा झालावाड़ में। वन विहार धौलपुर में। आपका वन विहार के साथ रामसागर कहां पे? धौलपुर में। सवाई माधोपुर में हो गए। जयसमंद कहां पे? उदयपुर में। माउंट आबू कहां पे? सिरोही में। कुंभलगढ़ कहां पे? उदयपुर पाली राजसमंद। ताल छापर कहां पे? चूरू में। सीता माता प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, यह आपका कोटा बूंदी सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में। नाहरगढ़ जयपुर में है जो बायोलॉजिकल पार्क भी है राजस्थान का पहला। जमुआ रामगढ़ जयपुर में धौंकवन पाए जाते हैं। जवाहर सागर कहां पे? कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़। राष्ट्रीय अमर उद्यान 2 जिलों में, जैसलमेर बाड़मेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी अभ्यारण्य है, वो राष्ट्रीय अमर उद्यान रामगढ़ विस्तारी बूंदी में, जो सांपों के लिए जाना जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसलिए जाना जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट नहीं, फिर भी टाइगर विचरण करते हैं। भैंसरोडगढ़ कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ कहां पे? चित्तौड़ में। केला देवी करौली सवाई माधोपुर शेरगढ़ 12 में। टोडगढ़ रावली अजमेर पाली राजसमंद, जो 3 संभागों में फैला हुआ है। फुलवारी किनाल उदयपुर में। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर। बंद बरेठा भरतपुर में। सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर। बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर। रामसागर धौलपुर में। केसरबाग भी कहां पे? धौलपुर में। ये थी साथियों बातें किसकी? ये थी बातें आपके वन्य जीव अभ्यारण्य की। अब इसके बाद और क्या बात है देखिएगा, कर लेते हैं अपन बात। इसके बाद आगे इनके अतिरिक्त राजस्थान में और भी अभ्यारण्य हैं आदि आदि, ये तो हो ही गए। राज्य पशु चिंकारा,
राजस्थान का राज्य पशु कौन सा? चिंकारा। और अभी पालतू पशुओं की श्रेणी में ऊंट है। ये कब घोषित किया गया? ये याद रखेंगे तो करंट का मैटर आपको आ जाएगा। और इसका तो पूरा ऊंट के बारे में नस्ल वगैरह कौन सी पूरा वीडियो डाला हुआ है, ये याद रखेंगे। 1981 यानी पशु पक्षी 1981 में, जबकि पेड़ पौधे बोले तो राज्य पुष्प, राजकीय वृक्ष ये 1983 में। इतनी बात आपको याद यहां पे रखनी है। राज्य पशु चिंकारा, जिसे गजेला गजेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं तो बताओ, नहीं कहते तो कोई बात नहीं। फिर यहां पे बात आ रही है कि ये बहुत सारे अभ्यारण्य ये पढ़ी लिए भी। वन संरक्षण के लिए याद रखेंगे राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में, संशोधित 1988 में 33% पे वन होने। एक मिनट, कितने प्रतिशत पे वन होने चाहिए? 33% पे वन होने चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में घोषित की गई। 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, जबकि राजस्थान में लगभग 10% है। वनों के अंधाधुंध कटाई है, जागरूकता का अभाव है। राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ। राजस्थान में वनों का विस्तार और संरक्षण प्रत्येक नागरिक का क्या बनता है? दायित्व बनता है। ये तो सामान्य बात है। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता फैलाई जा रही है। और यहाँ पे जोधपुर में काजरी भी है, आफरी भी है, कल बात की। इनका उद्देश्य शुष्क क्षेत्रों में वन और वन्य जीवों का क्या है? विकास करना है। क्या है? वन और वन्य जीवों का विकास करना। ये भी जान लो क्या लिख रखा है। खेजड़ली की बात अपन ने कल करी ही ली। उसके बाद में ये राजस्थान का राज्य पक्षी। एक बार मैं आपको इस मैप के माध्यम से कुछ डिटेल और आपके साथ साझा करना चाहता हूं, आपकी अनुमति हो तो बताओ। कुछ और चीजें जो रह गई वो भी अपन कर लेते हैं। करें चालू करते हैं। देखिएगा, पहली बात कि अपने राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व है। अपने राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व हैं। ये कितने हैं? राजस्थान में पहले 10 थे, फिलहाल कितने हैं? तो याद रखेंगे 14 कंजर्वेशन रिजर्व है। कौन कौन से हैं 14? अपन देखते हैं। नंबर 1 पे यहां पे याद रखेंगे जोहड़बीड़। नंबर 1 पे यहां पे याद रखना है, ऊपर से चलने पर मानचित्र के अकॉर्डिंग। तो कौन सा है? जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ के बाद में जैसे ही आगे चलेंगे अपन, बीकानेर के बाद इधर आ जाइए, जोधपुर में आ जाते हैं अपन। तो जोधपुर में एक आता है गुढ़ा बिश्नोइया। कौन सा आता है भाई साहब? गुढ़ा बिश्नोइया। गुढ़ा बिश्नोइया है कहां पे? तो ये जोधपुर के अंदर है। ये भी आपका कंजर्वेशन रिजर्व है। बीकानेर के बाद में जोधपुर। अब बात करें जालोर सिरोही में, यहां पे आपको याद रखना है सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व है। ये जालोर सिरोही के अंदर है। सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व है कहां पे? जालोर सिरोही में। उसके बाद आगे बात करते हैं अपन, तो आता है आपका नागौर के अंदर। नागौर में कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है? कमेंट करके बताइए। रोटू नाम का एक कंजर्वेशन रिजर्व है। ये कहां पे? आपका नागौर के अंदर। रोटू नाम का कंजर्वेशन रिजर्व है कहां पे? नागौर में। जवाई बांध कहां पे? तो याद रखेंगे जवाई बांध पाली में। जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व है कहां पे? तो याद रखेंगे जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व पाली में। गुढ़ा बिश्नोइया जोधपुर में। रोटू कहां पे? नागौर में। सुंदा माता कहां पे? जालोर सिरोही में। उसके बाद आगे बात करते हैं अपन। आगे बात करें अपने ये जो झुंझुनू वाला क्षेत्र है, यहां पे बहुत सारे नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से नाम याद रखने? पहले का जो चल रहा है झुंझुनू सीकर दोनों में, ये तो है साकंभरी। कौन सा है? साकंभरी, जो सीकर झुंझुनू दोनों के अंदर है। उसके बाद प्रश्न बनेगा बांसियाल। अब बांसियाल के नाम से भी 2 आ गए भाई साहब। ये कलर थोड़ा दिख नहीं रहा, दूसरा लेता हूं। बांसियाल के नाम से भी 2 आ गए। साकंभरी आ गया, बांसियाल आ गया। एक आता है बांसियाल खेतड़ी बागोर, यानी बांसियाल के नाम से कितने हो गए? 2 हो गए। बांसियाल खेतड़ी बागोर क्षेत्र। उसके बाद में एक आता है मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व है। ये हमारे मनसा माता की पहाड़ी है। अभी लेटेस्ट 2019 के अंदर ये ही घोषित किया गया है मनसा माता वाला। पाली का आपको बता दिया जवाई बांध। पाली के अंदर 2 है, जैसे यहां 2 आगे बांसियाल, उसी प्रकार पाली में एक तो सीधा जवाई बांध और एक आता है जवाई बांध लेपर्ड। क्या आएगा? जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है। तो 2 कहां पे हो गए? पाली में हो गए। 4 कहां पे हो गए? झुंझुनू में। और इन्हीं ने संख्या बढ़ा दी, बाकी तो पहले से थे। कोटा में कौन सा आएगा? तो याद रखेंगे कोटा में है उमेदगंज कंजर्वेशन रिजर्व। उमेदगंज कहां पे है? कोटा के अंदर है। नागौर में एक और आएगा। नागौर में एक है जिसका नाम है गांगेलाव। क्या नाम है?
गांगेलाव, ये कहां पे है? नागौर में। गांगेलाव कहां पे? नागौर। तो एक बार मैं बोलता हूं, जरा देखिएगा, मैच कीजिएगा। यहां पे जगह रहेगी बिशलपुर, ये कहां पे है? टोंक में। बिशलपुर कहां पे? टोंक। मैच कर लीजिएगा, बिशलपुर कहां पे? टोंक में। जोहड़बीड़ कहां पे? बीकानेर में। सुंधा माता कहां पे? जालोर सिरोही में। गुढ़ा बिश्नोइया कहां पे? जोधपुर में। चाकंबरी कहां पे? सीकर झुंझुनू में। बांसियाल कहां पे? झुंझुनू अकेले में। बांसियाल खेतड़ी कहां पे? झुंझुनू अकेले में। मनसा माता कहां पे? झुंझुनू अकेले में। जवाई बांध कहां पे? पाली में। जवाई बांध लेपर्ड कहां पे? पाली में। ठीक है। गुढ़ा बिश्नोइया कहां पे? आपका जोधपुर में। रोटू गांगुलाव कहां पे? नागौर में। कुल मिला के सीधा प्रश्न आएगा, कुल मिला के राजस्थान में हैं कितने? 14 है। सबसे बड़ा कौन सा है? अब सबसे बड़ा हो गया साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व है, ये 131 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि सबसे छोटा रोटू कंजर्वेशन रिजर्व है जो मात्र 0.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर आगे बात करें अपन कि अपने राजस्थान के अंदर सीधा साख में आपसे पूछ लूं कि जैविक उद्यान कितने हैं? राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने? तो साथियों गौर करेंगे, राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क हैं, इनमें एक तो बायोलॉजिकल पार्क आता है नाहरगढ़ में, नाहरगढ़। एक बायोलॉजिकल पार्क आता है सज्जनगढ़, नाहरगढ़, सज्जनगढ़। एक बायोलॉजिकल पार्क आता है माचिया सफारी पार्क, ये कहाँ पे? माचिया वाला, ये आपका जोधपुर में। और एक आता है साथियों अभेड़ा जैविक उद्यान। एक कौन सा आता है? अभेड़ा जैविक उद्यान। तो राजस्थान में कोटा में राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? 4 हैं। अब पांचवा यहां मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में खोले जाने का अभी चल रहा है, प्रोसेस में। राजस्थान में मृगवन कितने हैं? राजस्थान में मृगवन कितने हैं? तो याद रखेंगे 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? 2 तो जयपुर में है, जयपुर में 2 हैं। एक का नाम आता है अशोक विहार, एक आता है संजय। अशोक और संजय कहां पे है? ये आपका जयपुर के अंदर है। उसके बाद अमृता देवी कहां पे है? जोधपुर में है। उसके बाद सज्जनगढ़ कहां पे है? उदयपुर में है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ कहां पे है? चित्तौड़ में आएगा, चित्तौड़गढ़ तो और कहां आएगा। उसके बाद प्रश्न आएगा पुष्कर मृगवन कहां पे है? ये पुष्कर के अंदर ही आएगा, अजमेर के अंदर। उसके बाद ये हो गए पूरे, ठीक है। राजस्थान में 7 हैं, 2 तो ये हो गए, और आपका ये 5 नहीं हो गया? 5 करो यार इनको। अशोक जयपुर में आ गया, उसके बाद संजय आ गया जयपुर में, उसके बाद माचिया सफारी पार्क आ गया। हाँ, जोधपुर में 2 हैं, एक माचिया सफारी पार्क और एक अमृता देवी मृगवन। ये कहां पे हैं? ये अपने 2 जोधपुर में, 2 जयपुर में, एक आपका याद रखेंगे आप पुष्कर अजमेर में, एक चित्तौड़गढ़ में और एक उदयपुर में। प्रश्न बनेगा राजस्थान में जंतुवाले कितने हैं? तो याद रखेंगे 5 हैं। राजस्थान में जंतुवाले कितने हैं? 5 हैं। ये थी साथियों अपनी बातें आज की क्लास की। कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। आप इस जिंदगी बदलने की मुहिम में मेरे साथ रहें। किसी भी प्रकार की टेंशन आपको करनी नहीं है। आज के लिए इतना काफी है। अब आज के बाद मिलेंगे कल मिलेंगे, तो तैयार रहें कल के लिए। आज की क्लास अगर आप चाहते हैं अच्छी है तो शेयर करें। साथ में अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है GK बाई नेवरिशर, जहां पे आपको PDF वगैरह मिलती रहेंगी। सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।